हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था दाओ माओ ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर कर दिया होता है कि वो हान शेंग को मार दे और हान नैन को जिंदा कैप्चर कर ले। तभी हैमर रिलम के फर्स्ट स्टेज के मास्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते, हाय यंग मास्टर आपका काम हो जाएगा। वही हान नैन बोल रहा होता है, ब्रदर तुम मिस यान को लेके ना यहाँ से निकलो, तब तक के लिए तुम लोगों को मैं कवर करता हूँ। तभी जो हमारा हान शेंग होता है वो मिस यान को पेंग को सौंप देता है और बोलता है कैसे भी करके इनको फटाफट से घर लेके जाओ। तुम्हें घर पे जो भी एल्डर मिले ना उसे बोल देना कि हमारी हेल्प करने के लिए मार्शल किंग के घर पे आए, मैं जा रहा हूँ अपने ब्रदर को सेव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो हान नैन होता है वो भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने क्लिफ आ जाती है। वुलैंग बोल रहा होता है अब तो हेवन से भी तुम्हारे दरवाजे को बंद कर दिया है, आज तुम मेरे हाथों से बच के नहीं निकल सकते। भले अगर तुम्हारे डैड भी यहाँ पे आ गए ना तो भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये बोलते वो हान नैन के ऊपर अटैक कर देता है। वही वहाँ पे हान शेंग आते हुए बोल रहा होता है, तुम मेरे रहते हुए ना मेरे भाई को कुछ भी नहीं कर सकते। हान नैन बोल रहा होता है, ब्रदर मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था ना, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जान खतरे में है। हान शेंग बोल रहा होता है, ब्रदर मैं वो अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, अगर जिंदा वापस जाना है तो दोनों भाई जाएंगे। वुलैंग बोल रहा होता है, तुम भाइयों का तो प्यार देख के मेरी आंखों में आंसू आ गया, पर वो कहते हैं ना कि एक चींटी हाथी को नहीं रोक सकती। अब तुम दोनों ही यहाँ पे मेरे हाथों से मारे जाओगे, तो तैयार हो जाओ मेरी अमेजिंग पावर को विटनेस करने के लिए। ये बोलते वो हान नैन को अपने केज के अंदर बंद कर देता है। शॉक्ड होते हुए हान शेंग बोल रहा होता है, ये कौन सी स्किल थी और बता क्या तुम ठीक हो? हान नैन बोल रहा होता है, हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। तभी उस केज के अंदर दो बहुत ही पावरफुल एविल स्पिरिट आ जाती है, जिनके ऊपर अटैक करते हुए हान नैन उन लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन तभी पेड़ से एक स्पिरिट आते हुए हान नैन के ऊपर अटैक कर देती है। वुलैंग सोच रहा होता है, मैंने हान नैन को कैद कर दिया है जो कि बहुत ही पावरफुल था। अब इस हान शेंग को यहाँ पे मारना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका है। वही फाइट करते हुए हान शेंग बोल रहा होता है, ब्रदर हार मत मानना, मैं आपको कैसे भी करके इस केस से छुड़ा लूंगा। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है, क्योंकि एविल स्पिरिट ने हान नैन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है और हान नैन बहुत ज्यादा घायल होकर अपने घुटनों पे आ गया होता है। आगे बढ़ते हुए हान शेंग बोल रहा होता है, ब्रदर 2 सेकंड रुको, मैं इस केज को ना अभी कभी तोड़ देता हूँ। तभी वुलैंग के बंदे हान शेंग को मारते हुए बोल रहे होते हैं, बेवकूफ कहे कि अपने फाइट के ऊपर ध्यान दो, अभी तुम्हारे खुद के बारे में नहीं पता कि तुम बचोगे कि नहीं, और ऐसे में तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अपने घुटनों पे आते हुए हान शेंग बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे माफ कर दो, आपके ऊपर ये सारी दिक्कतें ना मेरी वजह से आई है। वुलैंग का बंदा बोल रहा होता है, लीडर आखिर पे क्या कर रहे हो? क्या आपको प्रिंस दाओ माओ का ऑर्डर याद नहीं है? हम लोग को ना हान नैन को जिंदा पकड़ना है, अगर आप ऐसे ही हान नैन के ऊपर अटैक करते रहोगे ना तो जल्दी ही मारा जाएगा। वही वुलैंग सोच रहे होते, आखिर हमारे ड्यूक का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर हम किसी को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं ना तो हमें उसे ऑन द स्पॉट ही मार देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को जिंदा छोड़ना और अपनी मौत को दावत देना ना एक ही बात होती है। लेकिन मैं प्रिंस का एक नौकर हूँ और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी ना तो मेरी जान पे आ जाएगी। फिर वो बोलता है, हान नैन तुम्हारी किस्मत ना बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे ने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन हान शेंग तुम्हारे लिए चीजें ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, तुम्हें तो हम एक बहुत ही गंदी मौत देंगे। ये बोलते वो हान नैन को केज में से फ्री कर देता है। वही हान शेंग बोल रहा होता है, ब्रदर क्या आप ठीक हो? बेहोश होते हुए हान नैन बोल रहा होता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ चले जाओ, ये लोग मेरे को तो नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है। गुस्सा करते हुए हान शेंग बोल रहा होता है, बेहोश होते हुए बिना मेरे भाई को मेरी टेंशन थी और इतने अच्छे बड़े भाई को मेरी वजह से चोट लगी, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि तुम कमीने मॉन्स्टर्स ने ना इसके ऊपर अटैक करा, अब तुम कमीनों को मैं नहीं छोड़ने वाला। सिस्टम मेरे पास में जितने भी पॉइंट्स है ना उन सभी का यूज करते हुए मुझे हेवरी लेवल तक पहुंचा दो, मुझे इन कमीनों को इनकी औकात दिखानी है। वही हान नैन को देखते हुए सिस्टम सोच रहा होता है, सच में तुम ना एक बहुत ही अच्छे बड़े भाई हो, अगर मैं हाईली अपग्रेड होता ना तो मैं तुम्हें अभी कभी हिल कर देता। होस्ट मुझे पता है कि अभी आप काफी ज्यादा गुस्से में हो, पर प्लीज आप फिलहाल के लिए ना शांत हो जाओ। मैंने स्कैन किया है कि आपका जो ये अपोनेंट है ना ये हेवन रियलम के फर्स्ट स्टेज पे है और वहीं आप अर्थ रियलम के सेकंड स्टेज पे हो। अगर मैं आपको आपके हर एक पॉइंट का पावर भी दे दूं ना तो भी आप अर्थ रियलम के फोर्थ स्टेज ही पहुंचोगे। ऐसे में इतने पावरफुल अपोनेंट से डायरेक्टली फाइट करना एक बेवकूफी है। वुलैंग बोल रहा होता है, बच्चे भी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ही फुदक फुदक के बोल रहे थे, लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हारे भाई को सिर्फ और सिर्फ हाथ ही नहीं लगाया बल्कि उसको इतना घायल भी कर दिया, फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ बोलने में ही अच्छे हो क्या? तभी आगे बढ़ते हुए हान शेंग बोल रहा होता है, अब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आखिर जो मेरी ये तलवार है ना ये कितनी पावरफुल है। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट मैं आपको 4th लेवल पहुंचा रहा हूँ, साथ ही मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपके पास में जीतने के 0% चांसेस है। आप यहाँ पे जो ये फाइट कर रहे हो ना ये पूरा का पूरा अपने रिस्क पे कर रहे हो। तभी हान शेंग के अटैक की वजह से वुलैंग की शॉट टूट जाती है। जो सिस्टम होता है वो हान शेंग के हर एक टेक्निक को लेवल अप कर रहा होता है और बहुत ही जल्दी वो 3rd लेवल के पीक तक पहुंच जाता है।
वू लैंग सोच रहा होता कि ये क्या मजाक चल रहा है। मैंने लाइफ में ना काफी सारे जीनियसेस को देखा है, लेकिन फाइट करते करते किसी को लेवल अप करते हुए नहीं देखा। फाइट की वजह से इस हानसेंग के ऊपर काफी हैवी इंजरी आ रखी है, लेकिन फिर भी जो इसके मूव्स है ना वो काफी बेहतर होते जा रहे हैं और ये लगातार लेवल अप किए जा रहा है। अगर ये जीनियस जिंदा रह गया ना तो ये जल्दी में ही कब्र खोद देगा। इस बच्चे के पास में जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। वू लैंग बोल रहा होता अपनी पूरी स्किल्स को दिखाकर ना तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना कि जीनियस होने की वजह से क्या पनिशमेंट मिलती है। ये बोलते वो हानशेंग के ऊपर हेल केज का अटैक कर देता है। हानशेंग बोल रहा होता तुम्हें क्या लगा क्या मैं हारने जितना भोला हूँ जो कि तुम्हारी जाल में फंस जाएगा। अब देखो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डिस्ट्रॉय होते हुए। फिर जो हानशेंग होता है वो उड़ते हुए अटैक के पास में पहुंच गया होता है। हानशेंग बोल रहा होता अगर हेवन से मेरे को खत्म करने का ट्राई करेंगे ना तो मैं हेवन को खत्म कर दूंगा। ये बोलते अपने डिवावरिंग हेवन टेक्निक का यूज कर लेता है। वू लैंग सोच रहा होता है कि ये बच्चा कर क्या रहा है। आज से पहले मैं इस अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाया, स्पेशली वो लोग जो कि हेवन इलेवन पे नहीं है ना वो तो बच भी नहीं सकते, पर ये बच्चा मेरे सामने ही मेरे अटैक को ऑब्जर्व कर रहा है। हानशेंग बोल रहा होता है तुम कमीने एविल स्पिरिट, तुमने मेरे भाई के ऊपर अटैक किया था ना, आज के बाद तुम किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर पाओगे। ये बोलते उन सारे स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हानशेंग बोल रहा होता है आज मैं तुम सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आखिर जब तुम एक यंग मास्टर से पंगा लेते हो ना तो तुम्हारे साथ में क्या होता है। ये बोलते अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सोल पाम का अटैक करता है, जिसकी वजह से हानशेंग की बॉडी के अंदर जितने भी मेडियंस होते हैं वो सारे के सारे फटना स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे गिरते हुए हानशेंग सोच रहा होता है क्या मैं जीत गया। अगर मैं जीत गया और मुझे मरना ही पड़ रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, मुझे इस मौत के ऊपर भी प्राउड है। कम से कम मैं लास्ट टाइम की तरह गलती से तो नहीं मरा ना। जब हानशेंग वहाँ पे गिर रहा होता है तभी एल्डर डू वहाँ पे आते हुए हानशेंग को कैच कर लेते हैं। एल्डर डू बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना, मुझे माफ कर दीजिए मुझे आने में देर हो गई। घायल हानशेंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, वापस जाने के बाद मैं डैड से बोल रहा हूँ कि आप जल्दी नहीं आए, इसी वजह से आपकी सैलरी को ना काट दिया जाए। एल्डर डू बोल रहे होते यंग मास्टर आखिर आप ऐसे हालत में भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। आगे हमें 3 दिन बाद वुजी सेट का सीन दिखाया जाता है। हान वेंगवान बोल रहे होते हैं डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं सेट मास्टर सच में आपने यंग मास्टर को ना देसी घी खिलाया है, इनकी बॉडी तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर रही है, मेरे हिसाब से ये आज ही जाग जाएंगे। वेंगवान बोल रहे होते चलो तो काफी अच्छी बात है कि ये जग जाएगा। वैसे भी ये बच्चा जब भी मुंह खोलता है ना ये बेकार बातें ही करता है, लेकिन इसकी बेकार बातें सुनने को नहीं मिले तो बहुत ही बुरा लग रहा है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं मैं ना आपको एक बार बताना भूल गया, यंग मास्टर की जो मेडियंस है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसी वजह से शायद से आज के बाद ना कभी भी कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर को मारते हुए वेंगवान बोल रहे होते हैं बेवकूफ कहीं के, आखिर तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पहले क्यों नहीं बताई। डॉक्टर बोल रहा होता है मेरे को लगा कि अगर मैं आपको बैड न्यूज दूंगा तो आप मेरे को डांटोगे, इसी वजह से मैंने पहले आपको अच्छी न्यूज दी उसके बाद में बुरी न्यूज दी। तभी जो हानशेंग होता है वो तकिया फेंक के अपने डैड को मारता है। हानशेंग बोल रहा होता है कौन बेवकूफ है जो कि दिन के उजाले में इतना शोर मचा रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ पे सो रहा था। तभी वेंगवान बोलते हैं हानशेंग क्या तुम उठ गए, तुम्हें किसी चीज की वजह से परेशानी तो फील नहीं हो रही ना। हानशेंग बोल रहा होता अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे को आप ही की वजह से परेशानी हुई है और मैंने आप लोगों की सारी बातें भी सुन ली है। जाते हुए वेंगवान बोल रहे होते चलो तो काफी अच्छी बात है कि तुम उठ गए, अगर तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो एक काम करो तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। हानशेंग सोच रहा होता है अभी डॉक्टर ने बोला कि मेरे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे डैड मेरे को टेंशन में नहीं दिख रहे, लगता है कि मुझे हील करने का ना इनके पास में कोई ना कोई तरीका है जो कि ये मुझे अभी नहीं बताना चाह रहे। हानशेंग बोल रहा होता है डैड एक सेकंड रुको, अभी डॉक्टर वांग ने बोला ना कि मेरे मेरिडियंस टूट चुके हैं और अब मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फटाफट से मुझे वो एलिक्सिर दे दो जिसका यूज करते हुए ना मेरे मेरिडियंस ठीक हो जाए। आप इतने बड़े सेट के लीडर हो, आपका बेटा क्रिपल हो जाए आपको पक्का से पसंद नहीं आएगा ना, तो चलो फटाफट से मुझे वो एलिक्सिर दे दो। वहीं वेंगवान सोच रहे होते हैं सच में ये बच्चा ना बहुत ही तेज है, मैं इसको फील करना चाहता था ना कि ज्यादा बोलने से क्या दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इसने तो मुझसे पहले ही एलिक्सिर मांग लिया। वैसे कुछ दिनों पहले ये बच्चा मेरे ट्रेजर वर्ल्ड में गया था और इसको पक्का से एलिक्सिर के बारे में वहीं से पता चल गया होगा। फिर जो वेंगवान होते हैं वो हानशेंग की बॉडी के अंदर वो एलिक्सिर डाल देते हैं। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट ऑफ कांग्रेचुलेशंस, आपका जैकपॉट लगा है। वहीं अपनी चमकती हुई बॉडी को देखते हुए हानशेंग सोच रहा होता है कि इतनी चमक क्यों रही है, कहीं डैड ने मुझे कुछ अजीब तो नहीं खिला दिया ना। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपकी बॉडी की जो मेरिडियंस थी ना वो ट्रांसफॉर्म हो रही है और ये पहले के मुकाबले भी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। हानशेंग बोल रहा होता है तो फिर बेसिकली तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि डैड ने मेरे को जो पिल दी वो बहुत ही कमाल की है। सिस्टम बता रहा होता है आपने जो एलिक्सिर खाया है ना वो आपकी टूटी हुई मेरिडियंस को फिर से बना रहा है, और जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा आपके जब मसल्स टूटते हैं ना तो पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो एक बहुत ही अच्छा शेप लेते हैं, वैसी ही चीज ना आपके मेरिडियंस के साथ भी हो गई है।
पहले जो आपकी बेकार सी मेडियंस थी ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये चीज आपको फ्यूचर में कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। खुश होते हुए हानसेंग बोल रहा होता है, सच में बुरा वक्त ही ना अच्छा वक्त लेके आता है। तभी वहाँ पे हानसेंग को काफी दर्दनाक दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हानसेंग बोल रहा होता है, मेरे को लग रहा है ना कि मेरे पीछे कुछ तो फट रहा है। सिस्टम बोल रहा होता है, हाँ होस्ट, आपके कमर के नीचे वाला एरिया ना काफी ज्यादा फट रहा है, क्योंकि वहाँ की मेडियंस भी टूट रही है और फिर से बन रही है। अगर आपको थोड़ा सा पावरफुल बनना है तो आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा ना। वही सीन चेंज होता है, हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है। एल्डर डू ने वू लैंग को डेंजन में बांध रखा होता है और वो वैंगवान को बता रहे होते हैं कि इसी कमी ने ना हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक किया था। मैंने कंफर्म कर लिया है कि ये बंदा एक हाफ एविल स्पिरिट बन चुका है और ये अपनी पावर को इनक्रीज करने के लिए ना काफी ज्यादा घटिया रास्तों का यूज कर रहा है, वो रास्ते जिनका यूज करना मना है। आप समझ सकते हो कि ये बंदा ना कितनी गलत टेक्निक का यूज कर रहा है। ये गेट ऑफ हेल टेक्निक को भी यूज कर सकता है। वैंगुआन सोच रहे होते ये तो एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जो कि अंडरवर्ल्ड सेक्ट के लोग यूज किया करते थे। क्या इसका मतलब ये है कि इस बंदे का वास्ता इतने खतरनाक सेक्ट से है? वो लैंग का गला पकड़ते हुए वैंगुआन बोल रहे होते, वो कमीना वैन इस बार क्या कर रहा है? हाफ एविल स्पिरिट को क्रिएट करना और ह्यूमैनिटी के बीच में भेजना। लगता है कि इस बार एविल सेक्ट ना कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। जल्दी बताओ कि तुम लोग का क्या प्लान है, वरना मैं तुम लोगों को आज तो नहीं छोड़ूंगा। वही खून खांसते हुए वूलैंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और जब तुम्हें पता चलेगा ना तब तुम्हारा सब कुछ छिन चुका होगा। अंडरवर्ल्ड की वो अंधेरी रात आएगी और ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए सुला देगी। फिर जो वहाँ पे वूलैंग होता है वो बेस होना स्टार्ट हो जाता है। एल्डर डू बोल रहे होते ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इसकी बातों को सुन के लग रहा है ना कि ये मैटर अंडरवर्ल्ड सेट से रिलेटेड है। बहुत टाइम पहले हम लोगों ने अंडरवर्ल्ड के एक एल्डर को माउंट वुशांग में कैद कर दिया था। कहीं ये मैटर वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है ना? वैंगुआन बोल रहा होता है, मैं माउंट वुशांग जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे को लग रहा है ना कि एविल सेट वाले कुछ ना कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं और अगर इन लोगों को वक्त पे नहीं रोका गया ना तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा आ जाए। एल्डर डू बोल रहे होते, सेक्ट मास्टर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते हुए दोनों यंग मास्टर के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। वहीं बाहर निकलने के बाद में वैंगुआन सोच रहे होते, मेरे को लग रहा है ना कि कोई बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, जल्दी ही चीजें चेंज हो जाएगी और इस चेंज के लिए हमारी ह्यूमैनिटी अभी तैयार नहीं है। सीन चेंज होता है, ड्यूक दाओ के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। एक जोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, दाओ बाओ अभी पूरा का पूरा एक हफ्ता बाकी है और तुम्हें अंदर ही अंदर पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। इस बार हमारा जो मकसद है ना वो बहुत ही बड़ा है और उसको पूरा करने के लिए हम लोग को पूरे 300 कल्टिवेटर्स का ब्लड चाहिए। हम देखते हैं ये बंदा डार्क मोनार्क का साथी होता है और अभी इसके इल्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दाओबाओ घबराते हुए बोल रहा होता है, सर 300 कल्टिवेटर ना कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, आखिर में इतने सारे कल्टिवेटर्स आपको लगे कहाँ से दूंगा? वही चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हें ये चीज कैसे भी अरेंज करवानी होगी। अभी फिलहाल के लिए मैं छुप रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ना कि कोई ना कोई तो आने वाला है। तभी दरवाजे को पीटते हुए दाओमाओ बोल रहा होता है, डैड दरवाजा ओपन करिए। फिर बाओ गेट ओपन करते हुए बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो चियांग सिटी गए थे ना मास्टर किंग की बेटी से शादी की बात करने के लिए, आखिर तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तभी जो माओ होता है वो रोते अपने डैड को गले लगा लेता है। बाओ बोल रहा होता है, बताओ ये भी कि क्या हुआ है, जब से तुम यहाँ पे आए हो सिर्फ और सिर्फ रो ही जा रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे। माओ बोल रहा होता है, डैड मुझे बुली किया गया है, आपको पता है मैं ना आराम से मास्टर किंग के घर में बैठा हुआ था और अपने फियोंसे के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वही सेट का यंग मास्टर कमीना हानशेंग आ गया और उसने मेरी फियोंसे को मुझसे चुरा लिया। आपने वूलेंग को बताया था ना मैं सिक्योरिटी के लिए, मैंने हानशेंग को मारने के लिए वूलेंग को उसके पीछे लगा दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वूलेंग वापस ही नहीं आया। उस कमीने हानशेंग ने ना पक्का से उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा किया होगा। शॉक्ड होते हुए बाओ बोल रहा होता है, क्या वूलेंग तो हेवन रिलम का एक्सपर्ट है ना, आखिर किसके पास में इतनी पावर है कि कोई उसको पकड़ ले? माओ बोल रहा होता है, डैड अभी तो परेशान क्यों दिख रहे हो, आप ठीक तो हो ना? वही बाओ सोच रहा होता है, मेरे पास ना बहुत ही कमाल का आइडिया है, वो हानशेंग इतना कैपेबल तो है नहीं कि वो खुद के हाथों से वूलेंग को पकड़ ले, पक्का से उसके सेट के लोगों ने टांग अड़ाई है। और वैसे भी चोगे वाले मास्टर ने मेरे को सिर्फ 7 दिन का मौका दिया था 300 कल्टिवेटर को ढूंढने के लिए। अब मैं इन बच्चों की फाइट को ना चारे के तौर पे यूज करूंगा और वही सेट के 300 कल्टिवेटर का ब्लड सेक्रीफाइस ले लूंगा। दाओबाओ बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा बदला तुम्हारे डैड ले लेंगे। वही खुश होते हुए माओ बोल रहा होता है, डैड अपना बहुत ही कमाल के हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मार्शल किंग को जो कि चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर जो बियॉन्ड टाओ था वापस क्यों नहीं आया, एक बार वो वापस आ जाए उसके बाद मैं उसी सेट को खत्म कर दूंगा। वही मार्शल किंग की वाइफ बोल रही होती है, माय लॉर्ड शांत हो जाइए, बियॉन्ड टाओ जल्दी वापस आ जाएगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे गार्ड अनाउंस करते हैं कि क्राउन प्रिंस बियॉन्ड टाओ वापस आ चुके हैं। बियॉन्ड टाओ बोल रहा होता है, मॉम डैड में फाइनली वापस आ गया। मार्शल किंग बोल रहे होते हैं, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा,
वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे तुम्हारी काफी जरूरत थी। इस बार हमारे सामने काफी टफ ओपोनेंट है जो कि है वुजी सैक्ट। उन्हें मार के हमें तुम्हारी बहन को बचाना है। बियॉन टाइम बोल रहा होता है, डैड मुझे इस पूरे मैटर के बारे में पता है और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ तक कि मैंने अपनी तैयारी भी कर ली है। जल्दी ही मैं वुजी साइड में अपनी फोर्सेस को लेके जाऊंगा ताकि मैं उन सभी को ना एक ही बार में खत्म कर सकूं। उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको पसंद है कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। मेरा तो कहना है कि हम लोग को ना वैन मैंसन वालों के साथ में अलायंस बनानी चाहिए। वुजी साइड को अकेले खत्म करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर वो लोग भी हमारी हेल्प करेंगे ना तो शायद से हम एक काम बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। मार्शल किंग बोल रहे होते, सच में बच्चा कितना कमाल का है ना। सभी लोग जो भी कुछ बियॉन टाइम बोल रहा है ना उसकी बात को सुनो और वही करो जो कि बियॉन टाइम बोल रहा है। वही जो हमारा हानशेंग होता है वो पेड़ के नीचे सो रहा होता है और उसको दाओ फैमिली और मार्शल किंग की फैमिली की तरफ से लगातार रेज पॉइंट मिल रहे होते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है, सच में मैंने दो बहुत ही कमाल के लोगों को प्रोवोक करा है। मैं इन लोगों से इतना दूर आ चुका हूँ लेकिन फिर भी ये लोग ना मेरे पीछे अपना खून जला के मेरे को रेज पॉइंट दिए जा रहे हैं। ये दोनों ही फैमिलीज ना किंगडम डिजर्व करती है। फिर हानशेंग बोल रहा होता है, बदला छुपे हो क्यों, आप सामने आ सकते हो। हानैन बोल रहा होता है, हम लोगों ने रिकवर तो कर लिया है, वक्त है एक्सरसाइज करने का, चलो चल के एक स्वॉर्ड बैटल करते हैं। वैसे ही मैंने काफी दिनों से अपने स्वॉर्डमैनशिप को ना चेक नहीं करा। हानशेंग बोल रहा होता है, बदला आपको रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी लास्ट फाइट के दौरान आप काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो गए थे। मेरे को देखे मैं तो बहुत ही कम इंजर्ड हुआ था, उसके बाद भी कितनी तरीके से रेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी आपके पास स्वॉर्ड का है, आपके पास तो हैमर है। हानैन बोल रहा होता है, तुमने कुछ कहा क्या। हानशेंग बोल रहा होता है, हाँ मेरे को प्रैक्टिस करने का ना मन नहीं है। हानैन बोल रहा होता है, क्या तुम डर गए हो क्या। वैसे ही मेरे को समझना चाहिए था, तुम छोटे हो, तुम ना हैमर देख के डर गए होगे। ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं सभी को बता दूंगा ना कि मेरे छोटे भाई को हैमर से डर लगता है और मिस यानले को भी पता लगेगा कि उनका जो ब्रेव हानशेंग है ना वो हैमर से डरता है। हानशेंग बोल रहा होता है, किसने कहा कि मेरे को हैमर से डर लगता है। जब छोटे बच्चे टॉय से खेल रहे थे ना तब मैं हैमर से दीवार को तोड़ रहा था। चलिए बदर, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ फाइट करने के लिए। वैसे भी आपका ये छोटा भाई ना हेवंस के ऊपर रूल करने के लिए बना है, छोटे मोटे हैमर्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हानैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। तभी हानशेंग के सर के ऊपर चीटा पोटी कर देती है। हानशेंग बोल रहा होता है, बर्ड कहेगी आखिर तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। आसमान से लोगों के ऊपर चीजें फेंकना ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती और खास कर ऐसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हानैन बोल रहा होता है, हानशेंग नीचे देखो, आखिर सारे लोग हमारे सेट के बाहर क्या कर रहे हैं। बियॉन टाइम बोल रहा होता है, उस चूहे हानशेंग को बोलो कि वो बाहर आए, आज या फिर वो मरेगा या फिर मैं। वहीं उन लोगों को देखते हुए गार्ड्स बोल रहे होते, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देख के तो लग रहा है कि ये हमारे यंग मास्टर को बुला रहे हैं, पर मेरे को लग रहा है ना कि किसी सर्कस से छूट के यहाँ पे आए हैं। ये लोग जो तमाशे करते हो तो सर्कस में ही होते हैं ना। तभी कुछ लाते हुए बोल रहा होता है, मुझसे मिलने के लिए कुछ जोकर यहाँ पे आए हैं। बियॉन टाइम बोल रहा होता है, कौन है वो बेवकूफ जिसने कि मेरे को जोकर बुलाया। तभी हानशेंग बियॉन टाइम के ऊपर अटैक करते उसके विक को गिरा देता है। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम्हारा मजाक और कौन उड़ा सकता है, ये मैं हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा हानशेंग। चिढ़ते हुए बियॉन टाइम बोल रहा होता है, कमीने कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। सबसे पहले तूने मेरी बहन को किडनैप कर रखा है, पहले उसको छोड़। हानशेंग बोल रहा होता है, देखो तो यहाँ पे कौन किडनैपिंग की बात कर रहा है। बियॉन टाइम का तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहन को पीछे कर रहे हो। असल में मैं तो उसे कुछ कुत्तों के घर से निकाल कर जगह पे लेकर आया हूँ। दायमाए बोल रहा होता है बियॉन टाइम, हानशेंग के साथ में ना ये बकवास करना बंद करो, चाहे तुम उसे कितना ही गंदा क्यों ना बोलो, तुमसे 100 गुना तुम्हें रिटर्न करेगा। तो इसी वजह से उसे बकवास करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, उसको फटाफट से मार डालो। अटैक करते हुए बियॉन टाइम बोल रहा होता है, फटाफट से मेरी बहन को वापस करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हानैन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, बदर मैं आगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। दामा बोल रहा होता है, गार्ड्स आगे बढ़ो, ये हानैन ने इसको फटाफट से पकड़ लो। देखो इसकी बॉडी के ऊपर ना एक सिंगल कट भी आना चाहिए, इसे बस पकड़ लो। तभी जो सारे के सारे गार्ड्स होते हैं वो हानैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। दाओमाए बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट इंसान ना मेरे को मिलने वाला है। सच में मैंने जब से इस बंदे को देखा है ना, मैं इस बंदे को अभी तक नहीं भूल पाया। हानैन बोल रहा होता है, तुम कमजोरों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, चाहे कुत्ते 100 हो या फिर 1000, वो ना एक शेर को नहीं मार सकते। ये बोलते वो सारे के सारे गार्ड्स को एक ही बार में ढेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे बियॉन टाइम और हानशेंग की फाइट चल रही होती है। हानशेंग बोल रहा होता है, वैसे बियॉन टाइम तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तुम्हारे बाल तो काफी चमक रहे हैं, कभी मेरे बाल तो ऐसे नहीं चमकते। माफ करना मैंने देखा नहीं, तुम्हारा बाल नहीं बल्कि तुम्हारा टकला चमक रहा है। वैसे इतनी कम एज में तुम्हें गंजा हो गया कैसे फील होता है। हानशेंग के इन सारी बातों की वजह से बियॉन टाइम काफी गुस्सा हो गया होता है और उसके गुस्सा होने की वजह से हानशेंग को 568 एच मिल गए होते हैं। जब हानशेंग बियॉन टाइम के साथ में फाइट में बिजी होता है
तभी चेंजू पीछे से आते हुए हानशेंग के ऊपर अटैक कर देता है। चेंजू बोल रहा होता है, कमीने हानशेंग, लुइन सिटी के अंदर तेरी वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है। आज उन सारी की सारी बेइज्जती का बदला मैं तेरे से ले लूंगा। बियांटाई सोच रहा होता है मेरे को इस हानशेंग को ना जोर से पकड़ के रखना होगा जिससे कि चेंजू का अटैक कामयाब हो जाए। लेकिन तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो झुकते हुए चेंजू के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जो चेंजू होता है वो बेंटाई के ऊपर गिर जाता है। हानशेंग बोल रहा होता है, मैंने तुम दोनों गधों को ना पहले ही वार्न किया था कि मुझसे मत भिड़ो, लेकिन बिना मार कर तुम दोनों को चैन कहाँ से मिलता। लेकिन जब हानशेंग दूसरी तरफ देखता है तो हानन काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और जो गार्ड्स होते हैं वो हानन को उठा के लेके जा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, कमीने कही कि मेरे भाई को छोड़ दो। तभी उसके सामने कुछ गार्ड्स आते हुए बोल रहे होते हैं, टेंशन मत लो, अगली बारी तुम्हारी है। फिर वो अपने अटैक का यूज करते हुए हानशेंग को अपने घुटनों पे लेके आ गया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है, भले ही कोई भी इंसान क्यों ना हो लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक जरूर काम करता है और ह्यूमंस ग्रेविटी मैजिक के आगे टिक नहीं पाते। तभी हानन उस बंदे का पांव पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे छोटे भाई तुम यहाँ से भाग जाओ। जब हानन आगे बढ़ने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एल्डर डू आ जाते हैं। एल्डर डू बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आप रुक जाइए, वो सारे काले कपड़े वाले बंदे ना हेवर रिलम के कल्टिवेटर्स है और उन तीनों से आप एक साथ नहीं जीत पाओगे। आप आराम से अंदर वेट करिए, मैं यंग मास्टर को बचा के लेके आता हूँ। हानशेंग बोल रहा होता है, एल्डर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे को मेरे भाई को बचाने दीजिए। हानशेंग सोच रहा होता है, मेरे को पता है कि एल्डर डू इन सभी को नहीं संभाल पाएंगे, मेरे को भी हेवर रिलम में पहुंच के ना एल्डर की हेल्प करनी होगी। हानशेंग बोल रहा होता है, सिस्टम मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या होगा, लेकिन मुझे फटाफट से हेवर रिलम में पहुंचाओ। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट ये पागलपना है, अभी आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर ना काफी डैमेज पड़ा था, अगर आप फिर से लेवल अप करोगे ना तो आपके ऊपर काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। हानशेंग बोल रहा होता है, मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं है, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं हेवन में पहुंच के रहूंगा। फिर हानशेंग वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो हेवन रिलम के 50% तक पहुँचता तो काफी सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। हानशेंग सोच रहा होता है, मैं हार नहीं मान सकता, मैं अपने ही सेट के लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ और ये चीज मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। हम देखते हैं बहुत सारे अनडेड सोल्जर ने सेट के बंदों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं जो हानशेंग का हेवर रिलम होता है वो 99% तक पहुंच गया होता है। फिर जो हमारा हानशेंग होता है वो फाइनली हेवर रिलम के फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है और उसको रिवॉर्ड के तौर पे एक नई कॉम्बैट टेक्निक मिलती है जिसका नाम है फुल मून ब्लेड। आगे बढ़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, अब ये नहीं बचने वाले। फिर वो सारे के सारे एविल कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सेट के सारे बंदे बोल रहे होते ये हमारे सेकंड रैंक मास्टर है, इनकी पावर की वजह से जो एविल स्पिरिट्स है ना वो भाग रही है। वही सारे हेवर रिलम के गार्ड सोच रहे होते आखिर ये क्या हो रहा है, ये बच्चा अभी हमारे सामने अर्थ रिलम पे था और ये बैठे बैठे हेवर रिलम में पहुंच गया। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम सभी के सभी कचरा हो, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे काफी ज्यादा बुली कर रहे थे, हिम्मत है तो अब आना, मैं तुम लोग के फाड़ के रख दूंगा। तभी उन सभी की तरफ से हानशेंग को रेज पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए तीनों ही गार्ड्स बोल रहे होते हैं, लड़के तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलते हो, लगता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई और आज ना उसी चीज की वजह से तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। लेकिन तभी हानशेंग उन तीनों के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। हानशेंग बोल रहा होता है, यहाँ पे बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, जब तुम लोग यहाँ पे आए थे ना उसी टाइम पे तुम लोगों ने अपनी मौत को डिसाइड कर लिया था। तीनों ही गार्ड सोच रहे होते इस बंदे के पास में ना बहुत ही पावरफुल स्किल्स है, अकेले हमारे पास में इतनी पावर नहीं है ना कि हम इस बंदे को हरा दे, हमें अपनी एविल एनर्जी को यूज करना ही होगा। ये बोलते वो हानशेंग के ऊपर एविल एनर्जी का यूज कर लेते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है, लास्ट टाइम बिना इन लोगों ने ऐसे एविल एनर्जी का यूज करते हुए मेरे को घुटनों में बैठा दिया था, मैं सेम चीज को रिपीट होने नहीं दे सकता। ये बोलते हुए हानशेंग उनके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हानशेंग के पीछे एक स्केलेटन आते हुए उसको स्टेप कर देता है। हानशेंग सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल क्यों खो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर घुस रही है और मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है। एल्डर डू बोल रहे होते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, यंग मास्टर हानशेंग की तरफ इन लोगों ने काफी सारे एविल स्पिरिट को भेज दिया है और वो सभी के सभी मिलकर ना इनकी बॉडी को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। हानन बोल रहा होता है, क्या हानशेंग ठीक रहेगा। एल्डर डू बोल रहे होते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो यंग मास्टर, हानशेंग को ना कुछ भी नहीं होने वाला, एक बार के लिए अगर आप और मैं होते ना तो ये एविल एनर्जी हम लोग को करप्ट कर देती। लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है यंग मास्टर हानशेंग की, तो आपको पता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी ना कितनी कमाल की है। हमारे मार्शल वर्ल्ड में कहा जाता है ना कि जोक सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके पास में काफी कमाल की IQ हो, और आप तो यंग मास्टर की आदत को जानते ही हो, आखिर उनकी प्रोवोकेशन से कौन ही बचा होगा। ये एविल स्पिरिट बिना उनके दिमाग से लड़ने के बाद में घुटने टेक ही देंगी। तभी जो हानशेंग होता है वो सारी की सारी एविल स्पिरिट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया फ्री की ताकत देने के लिए, और मैं तुम्ही लोगों की पावर का यूज करते हुए तुम्ही लोगों को मारूंगा। तीनों हेवर रिलम के गार्ड सोच रहे होते हमें अपने आंखों पे ना बिलीव नहीं हो रहा।
हमने एविल कल्टीवेशन का रास्ता चुना ताकि हम लोग ना फटाफट से पावरफुल बन सके, लेकिन जिस स्पीड को हम अभी देख पा रहे हैं ना, वो तो सोचना भी मुश्किल है। और स्टेज के 4th लेवल से ये बंदा हेवरी लेवल पहुंचाया और उसके बाद में इसने हमारे अटैक के तौर पे भेजी हुई एविल एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लिया। अगर हम लोग यहाँ से अभी कभी नहीं भागे ना, तो हो सकता है कि इस फाइट के अंत तक ना ये गॉड बन जाए। हानशेंग बोल रहा होता है, मेरे को इतना परेशान करने के बाद में तुम लोग भागने की सोच रहे हो। तुम्हें पता है तुम लोग के लिए ना सिर्फ एक ही जगह का रास्ता खुला है, जो कि है हेल का रास्ता, और वहाँ पे भी तुम सिर्फ इसी वजह से जा पाओगे ना क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ये बोलते हुए हानशेंग उन लोगों के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। बेंटाई बोल रहा होता है, दाओ माओ जल्दी भागो। एक बार वो तीनों हेवन रियलम के बंदों को मार डाले, उसके बाद में हम ही लोगों की बारी है। दाओ माओ बोल रहा होता है, मैंने डैड को बोला था कि हानशेंग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ही नहीं माना। अब देखो वो कैसे यहाँ पे हेवन रियलम के बंदों को पीट रहा है। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम दोनों क्या लगता है क्या तुम दोनों भाग जाओगे? मैं यहाँ पे तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम्हें यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। हानैन बोल रहा होता है, अभी मैं जिस बंदे को देख रहा हूँ ना, वो देख के लगी रहा कि मैं छोटा भाई है। एल्डर डू बोल रहे होते हैं, लगता है ना कि मैंने मिसजज कर लिया। ताकत के बदले में यंग मास्टर ने अपनी बॉडी का कंट्रोल एविल स्पीड को दे दिया है। तभी हानशेंग आगे बढ़ते हुए एल्डर डू और हानैन को गले से पकड़ के उठा देता है। हानैन बोल रहा होता है, भाई जाग जाओ, अभी तुम गलत लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। वहीं हानशेंग बोल रहा होता है, मेरे को सिर्फ एक ही चीज आती है, जो कि ये लोगों को मारना। लेकिन तभी अंदर से खुद को हानशेंग कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। हानशेंग बोल रहा होता है, एविल स्पिरिट, अभी तक तुम दुश्मनों के ऊपर अटैक कर रही थी, इसी वजह से मैंने तुम लोगों को अटैक करने दिया, लेकिन तुम मेरी फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। एविल स्पिरिट से खुद की बॉडी को चेंज करने की वजह से जो हानशेंग होता है वो बेहोश हो गया होता है। जब हानशेंग आंखें खोलता है तो वो एक डिमोनिक रियलम में होता है। हानशेंग सोच रहा होता है, आखिर मैं कहाँ आ गया? देखने में ये जगह ना किसी डिमोनिक रियलम की तरह लग रही है। और आखिर ये वुमन कौन है जिसको बेड़ों से बांध कर रखा गया है? अगर सच कहूँ तो मैं इस चेहरे को ना जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इनको जानता हूँ। और इनको बंधा हुआ देख के मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, जैसे कि मैं इनकी बेड़ियां तोड़ के इनको अभी फ्री करा दूं। तभी वो वुमन बोलती है, हानशेंग तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। हानशेंग बोल रहा होता है, क्या ये मेरे को देख सकती है? लेकिन मैं तो अपने सपनों में था ना, क्या सच में मैं डिमोनिक रियलम में आ चुका हूँ? हानशेंग बोल रहा होता है, आखिर आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता और आप मेरे को कह दे सकती हो? वो वुमन बोल रही होती है, तुम्हें जल्दी पता चलेगा ना कि तुम मेरे को कह जानते हो। फिर जो हानशेंग होता है अपने मेमोरीज में देखता है अपने मॉम और डैड को। ये तब का टाइम होता है जब हानशेंग और हानैन बहुत ही छोटे होते हैं। हानशेंग की मॉम बोल रही होती है, हानैन तुम्हें जल्दी बड़ा होना होगा ताकि तुम अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर सको। वहीं वैंगवान बोल रहे होते हैं, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, छोटा वाला बिना बहुत ही कमाल का है, मेरे को पूरा भरोसा है कि बड़ा होकर ना तुम्हें अपने भाई को प्रोटेक्ट ये करेगा। हानशेंग सोच रहा होता है, इस बंदे को तो मैं पहचान गई, मेरा बाप है। मेरे को हमेशा लगता था ना कि बड़े होने के बाद में मेरे साथ में सब बिहेव करते हैं, लेकिन मुझे पता ही था कि मैं बचपन से ही ना इनके लिए क्रिकेट बॉल से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इनके साथ में ये वुमन खड़ी है, इसका मतलब क्या ये मेरी मॉम है? तभी वापस डिमोनिक रियलम में आते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, क्या आप मेरी मॉम हो? हानशेंग सोच रहा होता है, मैंने अपनी इस लाइफ के अंदर अपनी मॉम को कभी नहीं देखा था, और कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हुई ना कि मैं डैड से मॉम के बारे में पूछूं, क्योंकि मेरे फादर ना एक बहुत ही फ्रैंक इंसान है। वो नॉर्मली हर चीज के बारे में खुद ही जिक्र कर देते हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बता रहे या फिर नहीं कहना चाह रहे, इसका मतलब वो चीज बहुत सीरियस है। और सच में मैं जान के ना बहुत ही श्योर हूँ कि मेरी मॉम एक विच है। हानशेंग की मॉम बोल रही होती है, मेरे बच्चे तुम्हें ना फ्यूचर में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारा जगना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी बाहर वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानशेंग के फ्यूनरल की जोर शोर से तैयारी चल रही होती है। एल्डर डू बोल रहे होते हैं, मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, सारी की सारी गलती मेरी है, आपने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने में ना मैं फेल हो गया। वहीं हानैन बोल रहा होता है, मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मेरे इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वहीं यानलैंग सोच रही होती है, भले ही यहाँ पे कोई कुछ ही बोले, लेकिन सारी की सारी गलती मेरी है, अगर मैं यहाँ पे कभी आई ही नहीं होती ना तो इन लोगों के ऊपर अटैक ही नहीं होता। हानशेंग ने स्टार्टिंग से मुझे लाइफ को जीना सिखाया था, लेकिन मेरे को सिखाते सिखाते तो खुद की लाइफ खत्म हो गई। तभी हानशेंग वहाँ पे उठते हुए बोलता है, बिस्तर बहुत ही टाइट लगाया है, क्या हुआ मेरे बेहोश होने के बाद मेरे को पता भी सुला दिया था क्या? वहीं वहाँ पे हानशेंग को देख के बाकी सारे डिसाइपल काफी डर गए होते हैं। भागते हुए डिसाइपल बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर लौट आए, ये इंसान तो हम लोग को इतना परेशान करते थे, अब तो ये भूत बन चुके, अब तो हम लोग को दिन रात नहीं छोड़ेंगे। हानशेंग बोल रहा होता है, डरो मत, मैं इंसान ही हूँ। तभी जो हानैन और यानलैंग होते हैं वो हानशेंग को गले लगा लेते हैं। खुश होते वो दोनों बोल रहे होते हैं, तुम्हें जिंदा देख के ना हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आगे जो हानशेंग होता है उस सेट के पीछे वाली पहाड़ी पे आ गया होता है। हानशेंग सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे उस सपने के बारे में याद है, मैंने अपनी मॉम को ना डिमोनिक रियलम में क्या देखा था, और मुझे ये पता चल चुका है ना कि वो एक इंसान नहीं बल्कि विच है। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट मैंने भी ना कुछ कंफर्म किया है,
आपके पास मेरा डिमोनिक पावर को कंट्रोल करने की शक्तियाँ है, क्योंकि आपकी मॉम के पास में भी ये पावर्स थी। हानशेंग बोल रहा होता है, मेरे को ये सारी बातें नहीं सुननी। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं एक डीमन हूँ? फिलहाल के लिए डिमोनिक रियल्म की सारी बातों को ना मैं भूलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस माउंटेन पे इसी वजह से आया था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हर्ब्स है और इनको खा के मैं अपनी बॉडी को ना काफी रिकवर कर सकता हूँ। नॉर्मली मुझे कभी भी यहाँ पे आने नहीं दिया जाता, लेकिन अब जब कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ना, तो मैं यहाँ से काफी सारे हर्ब्स लूंगा भी और काफी सारे चुरा के भी लेके जाऊंगा, ताकि मैं इनको काफी महंगे दामों में बेच सकूं। सिस्टम आज हम दोनों मिलकर ना काफी सारा पैसा कमाने वाले हैं। तभी जो सिस्टम होती है वो ह्यूमन का फॉर्म ले लेती है। हानशेंग बोल रहा होता है, सिस्टम ने बताया था ना कि वो एक रियल फॉर्म ले सकती है, लेकिन मेरे को कभी नहीं लगा था कि मेरी लिटिल एन जो कि इतनी बदमाश है वो इतनी क्यूट दिखती होगी। वैसे इसने मेरे को बताया था कि मैं जितना जल्दी लेवल अप होगा ना, उतनी ही जल्दी इसको बॉडी मिल जाएगी। लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं हेवनली रियल्म के ऊपर लेवल अप करा था ना, तभी इसको एक बॉडी मिल गई। हानशेंग को मारते हुए सिस्टम बोल रही होती है ये मुक्का उसके लिए। जब आपने मेरी बात को नहीं माना, तो अब जाके मेरे को फिजिकल बॉडी मिल चुकी है, तो फ्यूचर में ना इस तरीके से काम करना। हानशेंग उसका गाल खींचते हुए बोल रहा होता है, वैसे मैं तुम्हें कहाँ बुरी तरीके से ट्रीट करता था, अब से तुम मेरे को बिग ब्रदर बोलोगी। तभी हानशेंग के हाथ के ऊपर काटते हुए सिस्टम बोल रही होती है, किसने कहा गाल खींचने के लिए? और वैसे भी मैं तुम्हारे सिस्टम हूँ, मैं तुम्हें मास्टर नहीं मान सकती। हानशेंग बोल रहा होता है, अगर तुम सिस्टम हो इसका मतलब तुम्हें भी गुस्सा आता होगा ना, तो अगर मैं तुम्हें परेशान करूंगा तो मेरे को रेस्पॉन्ड दोगी? लिटिल एन बोल रही होती है, तुम ट्राई करके देख लो, लेकिन हाँ उसके बाद में ना मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। हानशेंग सोच रहा होता है, अभी मुझे इसकी काफी जरूरत है, मैं तो किसी और को भी गुस्सा दिला के ना पॉइंट्स कमा सकता हूँ, पर इतना कमाल का सिस्टम मेरे को बाबा नहीं मिलेगा, और ऊपर से हब्स को पहचानने में भी नहीं मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। हानशेंग बोल रहा होता है, मेरी प्यारी लिटिल एन, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे जैसे क्यूट सिस्टम को कोई कैसे पहचान कर सकता है? शर्माते हुए सिस्टम बोल रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही क्यूट हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें पहले के लिए माफ कर रही हूँ। हानशेंग बोल रहा होता है, देखो मेरे को पता है कि तुम एक सेलेस्टियल सिस्टम हो, तुम्हें आजकल के हब्स के बारे में तो पता होगा ही ना, पर हो सकता है कि तुम्हें ना भी पता हो। लिटिल एन बोल रही होती है, किसने कहा कि मेरे को नहीं पता? अभी कभी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए हब्स को इकट्ठा करके दिखाती हूँ। ये बोलते हुए काफी सारे हब्स को लाकर रख देती है। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम तो बड़ी ही कमाल की हो, तुमने इस पूरे फील्ड के सबसे महंगे हब्स को मेरे सामने लाके रख दिया। हानशेंग सोच रहा होता है, मैंने इसको बस थोड़ा सा फुदकाया और इसने मेरे सामने इतने महंगे हब्स लाके रख दिए। सच में आज तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब मैं छोटे से सिस्टम को बेवकूफ बना के ना काफी सारे पैसे कमाऊंगा। आगे जो हानशेंग होता है वो विजिट सेट के पिल पवेलियन में आ गया होता है। पवेलियन के जो मास्टर ली होते हैं वो आराम से घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हानशेंग आते हुए बोल रहा होता है, एल्डर लियू देखिए मैं ना यहाँ पे कुछ लेके आया हूँ। हानशेंग सोच रहा होता है, सभी लोग बोलते हैं ना कि एल्डर लियू के पास में काफी सारा फ्री टाइम और काफी सारा पैसा भी है, अगर मेरे को पैसे लूटने हैं ना तो इसके लिए बेस्ट टारगेट यही है। वही घबराते हुए मास्टर लियू बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? लियू सोच रहे होते हैं, आखिर डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि अभी कुछ दिनों पहले ही ना इसने हमारे सेट के ट्रेजर पेरियन को बर्बाद कर दिया था, और क्योंकि ये सेट मास्टर का बेटा है इसी वजह से कोई तो कुछ बोल भी नहीं सकता। लगता है कि अब मेरे पिलोविलियन की बारी है। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मेरे हॉल में आ गया। तभी एल्डर लियू की तरफ से हानशेंग को 180 रेस्पॉन्ड मिल जाते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, एल्डर आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कहीं मेरे को देख के आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? एल्डर लियू बोल रहे होते हैं, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे प्यारे यंग मास्टर को देख के ना कोई बेवकूफी गुस्सा होगा। तभी वहाँ पे हानन आते हुए बोल रहा होता है, छोटे भाई आखिर तुम पिलोविलियन में क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी बॉडी के लिए मेडिसिन लेने के लिए आए हो? अगर तुम्हें पेन फील हो रहा तो तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिसिन को लेके आ जाता। हानशेंग बोल रहा होता है, नहीं बता मेरी बॉडी ना बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही कमाल का लेके आया था जिसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे को बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट मिल चुका है। जब मैं पीछे वाली पहाड़ी पे गया था ना तब मुझे हर्ब स्पिरिट स्मोक मिला। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो कि आखिर ये कैसा है। कोई भी ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, मेरे को पता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो कि मैं बोलने पे ना मेरे को भरोसा करोगे। तभी जो हानन होता है वो स्पिरिट स्मोक को यूज करने लगता है। हानन बोल रहा होता है, मेरे को ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डॉल्फिन हूँ जो कि आसमान में तैर रही है और मेरी बॉडी के चारों तरफ मेरे को बहुत ही गर्म एनर्जी ने घेर रखा है। इससे कमाल की फीलिंग उस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। वही एल्डर लियू बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या जो हमारे यंग मास्टर हानन है वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं? सेकेंड यंग मास्टर, मेरे को पता कि आप एक बहुत ही कमाल के इंसान हो, क्या ये जो कमाल की स्पीड स्मोक है इसको आपने डेवलप करा है क्या? हानशेंग सोच रहा होता है, मेरे को लगा ही था ना कि ये चीज इतनी कमाल की होगी। लगता है कि सिस्टम को हल्के में लेके ना मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी। मैं तो यहाँ पे इन लोगों को ये बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमाने वाला था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है ना कि मैं इन लोगों को जेन्युइन चीज बेच रहा हूँ। एल्डर लियू बोल रहे होते हैं, सेकेंड यंग मास्टर क्या आप मेरे को स्पीड स्मोक का फॉर्मूला बेचोगे क्या?
अगर आप ये मेरे को बेचोगे ना तो सेट में सभी लोग काफी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। और आखिर आप मेरे को बेचोगे क्यों? ये सेट तो आप ही का है ना, तो आप तो कंट्रीब्यूशन के तौर पे मेरे को ये फॉर्मूला दे दोगे। हानैन बोल रहा होता है, छोटे भाई तुम तो बहुत ही कमाल के निकले, तुम इतनी कम एज में सेट के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। सच में हम लोग को अपनी तरफ से ना सेट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। भले ही हानशेन दिखाए ना कि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर और इंसान बन रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारे सेट का प्राइड बनेगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मसल किंग को जो कि बोल रहे होते हैं पता नहीं क्यों लेकिन मेरी आंख झपक रही है। बा भी बोल रहे होते हैं कि कमाल का कोइंसिडेंस है, मेरी भी आंख झपक रही है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला ना। तभी जो दाओमाओ होता है वो रोते वहाँ पे आ जाता है। दाओमाओ बोल रहा होता है डैड आपको ना अपने बच्चे के साथ में इंसाफ करना होगा। बाओ बोल रहा होता है पहले क्लियरली बताओ कि हुआ क्या है। माओ बोल रहा होता है आपने हमारे साथ बहुत सारे लोगों को भेजा था ना हानशेन को मारने के लिए, पर आपको पता है वो सारे के सारे बंदे ही बेकार निकले। उन सभी लोगों को हानशेन ने अकेले ही मार डाला। शॉक्ड होते हुए बाओ मसल किंग बोल रहे होते हैं क्या सारे के सारे मारे गए? ये तो उन कमीनों ने बहुत ही बुरा करा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इस चीज का रिवेंज लेना होगा। सो तुम फटाफट से कैपिटल जाकर दाओ वुयोंग को ढूंढो जो कि एक बहुत ही ग्रेट मास्टर है, क्योंकि वो हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो हमारी हेल्प करेंगे। और अगर एक बार वो आ गए ना तो वो उस सेट वालों को तोड़ के रख देंगे। भले ही अगर वहाँ पे हान वेंगुआन भी हुआ ना तो भी अपने सेट को नहीं बचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान वेंगुआन को जो कि एक सील्ड माउंटेन के आगे बैठा होता है। सील्ड बंदा बोल रहा होता है मिस्टर हान वेंगुआन 7 दिन के अंदर एक मूनलेस नाइट आने वाली है, क्या आपको लगता है कि मूनलेस नाइट वाले दिन आप मेरे को सरप्राइज कर पाओगे? वेंगुआन बोल रहे होते हैं लगता है कि तुम हमें भूल रहे हो ना कि तुम्हें सील करने वाला यहाँ पे मैं हूँ। अपनी पावर का यूज करते हुए मैंने तुम्हें सील किया था, तो अगर तुम यहाँ पे फ्री भी हो गए तो आखिर मुझे तुमसे क्या डरने की जरूरत है? वहीं वो सील्ड बंदा बोल रहा होता है मास्टर हान लगता है ना कि आप उस औरत के बारे में भूल चुके हो। मैं मानता हूँ कि आपने मेरे को सील तो कर दिया था, लेकिन आपने इसके बदले में क्या कीमत चुकाई है ना ये मेरे को पता है, और उतनी बड़ी कीमत को देने का रिग्रेट ना अंदर ही अंदर आपको भी है। वेंगुआन सोच रहा होता है हानशेन हानैन तुम्हें सेट को प्रोटेक्ट करना होगा और कैसे भी करके आखिर तक सर्वाइव करना होगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी दुनिया ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, लेकिन कैसे भी करके तुम लोगों को आखिर तक बने रहना है। वहीं दूसरी तरफ जो दा वोयंग होता है अपने लोगों को लेके वही सेट के ऊपर अटैक करने के लिए निकल गया होता है। एक रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है हम जल्दी वही सेट पहुंच जाएंगे और वहां जाने के बाद में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ग्रैंड मास्टर दाओ सच में काफी मजा आने वाला है। हम देखते हैं दा वोयंग और ये बंदा दोनों ही हेवनली रिलम पे होते हैं। दा वोयंग बोल रहा होता है वैसे भी वही सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग को चीज दी जा रही है ना वो बहुत ही बड़ी चीज है, उसके बदले में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर ये सेट को खत्म करना तो बहुत ही छोटी बात हो गई। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एक चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है ग्रैंड मास्टर दाओ आपका काम है वही सेट को डिस्ट्रॉय करना और वहाँ के 300 कल्टीवेटर को सेक्रीफाइस करके उनका ब्लड हम तक पहुँचाना। जैसा कि आपको पता है अभी हमारे घोषली एल्डर कैद है, उनके बाहर आने के बाद में ये ब्लड सेक्रीफाइस उनको पावरफुल होने में हेल्प करेगा और उनकी हेल्प के साथ में हम इस पूरी की पूरी कंट्री को ना अपने कब्जे में कर लेंगे। आपको तो पता ही है ना कि हम लोग डिमोनिक रिलम से है, हमें यहाँ के किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से जाने के बाद में हम आपको इस कॉन्टिनेंट का रूलर तक बना सकते हैं। तो फिर बताइए कि हमारी कंडीशन सुनने के बाद में आपको हमारे ऑफर्स कैसे लगे? प्रेजेंट में वोयंग बोल रहा होता कि इतने कमाल के ऑफर को कैसे ठुकरा देता। उससे ही बड़ी बात तो ये है कि इन कमीने वही सेट वालों ने ना हमारे दाओ फैमिली को ऑफेंड किया है और इस कंट्री में कोई भी हमारी फैमिली को ऑफेंड करके नहीं बच सकता। वहीं दूसरी तरफ हमारा हानशेंग हब स्मोक को फूकते हुए बोल रहा होता आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं ये दाओ फैमिली वाले पागल तो नहीं हो गए ना, ये मेरे को लगातार पॉइंट दिए जा रहे हैं। और आखिर ये दा वोयंग कौन है? लगता है ना कि किसी नए बंदे को लेके आ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। लिटिल एंड बोल रही होती है मास्टर सच में आप ना काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो। हानशेंग सोच रहा होता है लास्ट टाइम हमारे ऊपर 3 हेवनली रिलम के बंदों ने अटैक किया था और हेवनली रिलम के फर्स्ट स्टेज पहुंचने के बावजूद भी मैं उन लोगों को हरा नहीं पा रहा था। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब करा और उसने मेरी बहुत ही हेल्प करी, लेकिन अगर ये फिर से दाओ फैमिली से किसी को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहे हैं ना, इसका मतलब ये पहले वाले से काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये जो दाओ वोयंग है ना मुझे काफी ज्यादा रेज पॉइंट दे पा रहा है। ज्यादा रेज पॉइंट का मतलब है ज्यादा पावर होना। हानशेंग बोल रहा होता है लिटिल एन जैसे कि अभी मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ, अगर मेरे को लेवल अप करके सेकंड स्टेज पहुंचना होगा तो मेरे को कितने पॉइंट चाहिए होंगे? लिटिल एन बोल रही होती है मास्टर भाई आपके पास में जितने भी पॉइंट्स है ना उसको यूज करने के बावजूद भी और 12,000 पॉइंट चाहिए होंगे, तब जाके आप लेवल अप कर पाओगे। परेशान होते हुए हानशेंग बोल रहा होता है क्या और 12,000 पॉइंट? ये काम करने के लिए तो मेरे को और किसी सारे पावरफुल लोगों को प्रोवोक करना होगा और अभी तो डैड भी घर पे नहीं है तो मैं उनसे ही पॉइंट नहीं कमा सकता। लिटिल एन बोल रही होती है आपको अपना दिल छोटा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी जो ग्रोथ रेट है ना वो ऑलरेडी काफी अच्छी है। जल्दी आप फाउंडेशन इक्विपमेंट के फर्स्ट स्टेज पहुंच जाओगे और वहाँ पे पहुँचने के बाद में ना आपकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी
हानशेंग बोल रहा होता है क्या तुमने भी क्या बोला फाउंडेशन एक्यू पॉइंट? अभी तक तो मैं हेवरी इलम पे नहीं पहुंचा, तो आखिर मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन से इलम के बारे में बात कर रही हो। सिस्टम बोल रही होती है होस्ट लगता है ना कि आपको इस वर्ल्ड के पावर लेवल के बारे में नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, अब जो कि मैं आपके साथ में हूँ तो मैं ना आपको इस वर्ल्ड के पावर लेवल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप रहते कहाँ हो। जिस गोले से आप आए हो ना उस गोले का नाम था अर्थ, और अभी आप जिस गोले पे रह रहे हो उसका नाम है स्टारफॉल कॉन्टिनेंट। मेनली यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है ना वो 2 लेवल में डिवाइडेड है। पहला है मार्शल रियलम और दूसरा है कल्टीवेशन रियलम। मार्शल रियलम के अंदर एक कल्टीवेटर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि आगे चल के वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर संभाल सके। सबसे जो लोवेस्ट मार्शल रियलम होता है ना वो होता है येलो रैंक। उसके बाद में आता है मिस्टीरियस लेवल, उसके बाद में आता है अर्थ रियलम, और मार्शल रियलम की पीक है हेवनली रियलम जिस पे अभी आप हो। एक बार मार्शल जब आप हेवनली रियलम के पीक पहुंच जाओगे ना तो आप मार्शल रियलम को पार करके कल्टीवेटर रियलम में जाओगे, जहाँ पे अपनी बॉडी का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करोगे। कल्टीवेशन रियलम के अंदर बिना 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आता है फाउंडेशन एक्यू पॉइंट, उसके बाद में आता है सी एक्सपेंशन, उसके बाद में आता है मास्टर कंट्रोल, और सबसे ऊपर होता है सुवर्जन रियलम। हानशेंग सोच रहा होता है सच में हेवनली रियलम के बाद में भी ना इतने सारे रियलम होते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। डैड ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ हेवनली रियलम के बारे में बताया था, उसके आगे के बारे में तो बताया ही नहीं। पर आखिर डैड ने मेरे को बताया क्यों नहीं, इसका क्या रीजन हो सकता है? हानशेंग बोल रहा होता है मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सुवर्जन रियलम के ऊपर कुछ भी नहीं होता? लिटिल एन बोल रही होती है होस्ट आपका क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा है, पर अफसोस की बात तो ये है कि इसके जवाब के बारे में ना किसी को भी नहीं पता। हानशेंग बोल रहा होता है ऐसा क्यों है? लिटिल एन बोल रही होती है इसका रीजन ना बहुत ही सिंपल है। काफी लोगों का मानना है कि सुवर्जन रियलम के ऊपर ना इमोर्टलिटी आती है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि स्टारफॉल कॉन्टिनेंट के अंदर ना कोई भी इसको अचीव नहीं कर पाया। पर मेरे को उम्मीद है कि आप वो पहले इंसान बनोगे जो कि इमोर्टलिटी को अचीव करेगा। हानशेंग शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या इमोर्टलिटी को अचीव करूंगा? लेकिन अगर मैं सबसे पहले इसके ऊपर पहुंचा ना तो मैं इसका नाम इमोर्टल नहीं रखूंगा, बल्कि मैं इसको नाम दूंगा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये सुनने में ना काफी ज्यादा कूल लगता है। तभी जो यान लैंग होती है वो कमरे के अंदर आती है। लैंग बोल रही होती है यंग मास्टर तो काफी जल्दी उठ गए, और आखिर आप यहाँ पे किससे बात कर रहे हो? हानशेंग बोल रहा होता है वो ना मैं खुद से ही बात कर रहा था। लिटिल एन बोल रही होती है होस्ट आप तो कभी भी नहीं घबराते, बड़े से बड़े पावरफुल एम्परर के सामने भी आप डटे खड़े रहते हो, लेकिन मिस यान लैंग को देखते आपकी जुबान नहीं चल रही। क्या हुआ, आपको इनके सामने इतनी शर्म क्यों आ रही है? हानशेंग बोल रहा होता है तुम ना अपना मुंह बंद कर लो। यान लैंग बोल रही होती है यंग मास्टर हान मैंने खाना बनाया है, चलिए जरा खाना खा लीजिए। हानशेंग बोल रहा होता है यान लैंग तुम जाके खाना खा लो, मुझे कुछ काम था तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बाहर निकलते हुए हानशेंग बोल रहा होता है दा वो ना हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। मेरे को पहले ही बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। फटाफट से मैं गेट के ऊपर जाके सभी लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो सभी लोग संभल के रहे। लेकिन जब तक हानशेंग मेन गेट पे पहुंचता है वहाँ पे अटैक हो गया होता है, और जो गार्ड्स होते हैं वो डिसेबल से फाइट कर रहे होते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है लगता है मैंने बहुत ही देर कर दी। वहीं दावा अपने अंकल को बताते हैं कि यही वो हानशेंग है जो कि अभी तक मेरे दिक्कतें खड़ी कर रहा था। एक डिसेबल के पास में जाते हुए हानशेंग बोल रहा होता है फटाफट से जाओ और एल्डर डू और ब्रदर को बुला के लेके आओ, कह देना कि हमारे सेक्ट में ना कुछ गेस्ट आए हैं जिनका वेलकम करने के लिए वो लोग अपने साथ में वेपन्स को लेके आए। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है हानशेंग फटाफट से बियांटो को छोड़ दो। हानशेंग बोल रहा होता है नहीं तो तुम क्या करोगे, मेरे को मार डालोगे? तुम ये मेरा डंडा देख रहे हो, ये पूरा 10 इंच मोटा है, जब इसकी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे उठ नहीं पाते। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी सुना था ना तुम तो उससे भी घटिया हो, तुम्हें क्या लगता है डंडा दिखा के तुम मेरे को डरा लोगे? फटाफट से गार्ड्स आगे बढ़ो, उस कमीने को मार डालो। तभी जो हानशेंग होता है वो दौड़ते हुए एल्डर डू अपने ब्रदर के पास में आ गया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है मेरे को प्रेड करिए वरना ये जो कमीने गार्ड्स है ना मेरे को नहीं छोड़ेंगे। तभी जो एल्डर डू होते हैं वो जाके रेड वाले बंदे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं यंग मास्टर अपने बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वही हानन गार्ड्स को मारते हुए बोल रहा होता है मेरे रहते हुए ना कोई भी मेरे छोटे को नहीं मार सकता। हानशेंग बोल रहा होता है आप लोगों ने ना डायलॉग तो बहुत ही कमाल के मारे, लेकिन बहुत ही वीक बंदों को पीटा, पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर चुका हूँ तो आपकी टीम ना काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ये बोलते हुए सारे गार्ड्स को अपने स्टाइल में पीटना स्टार्ट कर देता है। वहीं हानशेंग को फाइट करते हुए देख के दाओ योंग बोल रहा होता है बच्चा ना सच में एक जीनियस है, हमारा जो दाओ माओ है ना वो इससे बड़ा है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन इस बच्चे के सामने कुछ भी नहीं। इतनी कम एज में ये बच्चा ना हेवनली रियलम पे है और ऐसे जीनियस को ना जीने का कोई हक नहीं होता। अगर ये ज्यादा दिन तक जिंदा रह गए ना तो ये मेरे से बंदे को भी सरपास कर देंगे। बच्चे तुम्हारे जीनियस होने की वजह से ना तुम्हें मारे जाओगे। ये बोलते हुए दाओ वोयोंग अपने सीक्रेट टेक्निक से अटैक कर देते हैं। वहीं अपने शोल पाम का यूज करते हुए हानशेंग उनका अटैक को बीच में ही रोक देता है। वोयोंग सोच रहा होता है मुझे अपनी आंखों पे ना बिलीव नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया था, लेकिन मेरे वर्ड अटैक को इस बंदे ने इतना इजीली रोक दिया। लगता है कि मैंने इस बंदे को ना काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया।
मुझे यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करना ही होगा। फिर जो दा वोयोंग होते हैं वो वर्ल्ड पाम स्ट्राइक का यूज करते हैं, जो कि हान सेंग के पास से गुजर जाता है। हान सेंग सोच रहा होता है इसका अटैक तो मिस कर गया। ओल्ड मैन, फाइट करने से पहले ना तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कर लेना चाहिए। हम लोगों के बीच में ना 10 मीटर से भी कम का अंतर है, इसके बाद भी तुम्हारा निशाना चूक गया और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे पूरे के पूरे सेट को खत्म कर दोगे। वोयोंग बोल रहे होते, यंग मैन लगता है ना कि तुमने मेरे अटैक का नाम नहीं सुना। उस अटैक का नाम था वर्ल्ड पाम स्ट्राइक। और तुम्हें पता है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल पावर क्या होती है? वो लॉर्ड के जरूर आती है। तभी हम देखते हैं हान सेंग के पे जो अटैक होता है ना वापस आ गया होता है। हान सेंग सोच रहा होता है अब इसको यहाँ पर डॉज कराना बहुत ही मुश्किल होगा, यह अटैक में काफी क्लोज आ चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस यान आते हुए हान सेंग को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से हान सेंग तो बच जाता है, लेकिन मिस यान काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो जाती है। वोयोंग बोल रहा होता है बच्चे तुम बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत ना काफी अच्छी थी, लेकिन हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा ऐसा साथ नहीं देगी। वहीं आगे बढ़ते हुए एल्डर डू बोल रहे होते यंग मास्टर खतरे में है, मेरे को जाना होगा। लेकिन जब वो जा रहे होते तभी उनके रास्ते में रेड वाला बंदा आता है, जो कि बोल रहा होता है ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ऐसे निकल सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और मेरे से बच गया तुम सिर्फ हेल में जा सकते हो और कहीं नहीं। ये बोलते अपने गेट ऑफ हेल का फर्स्ट मूव यूज कर लेता है। एल्डर डू सोच रहे होते ये भी अंडरवर्ल्ड का मेंबर है, पता नहीं इस अंडरवर्ल्ड वालों की ना हमसे क्या ही दुश्मनी है, जो कि बार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कमीना जाते हैं। रेड हेयर वाले बंदे का अटैक को रोकते हुए एल्डर डू बोल रहे होते सच में तुम लोग को ना काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है ओल्ड मैन अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है, अब देखो तुम मेरी हल्की पावर को। एल्डर डू सोच रहे होते ये अपनी बहुत पावर को रिलीज कर रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मुझे इस बंदे को हराना है ना तो पूरी की पूरी पावर को एक साथ में यूज करना होगा। ये बोलते अपने फ्लेम ड्रैगन टेक्निक का यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज हो गई होती है। रेड हेयर वाला बंदा सोच रहा होता ये ओल्ड मैन तो काफी खतरनाक निकला, इसने अपने लाइफ फोर्स का यूज करते हुए हमारे ऊपर अटैक किया है। वही हम देते उस अटैक की वजह से जो एल्डर डू होते वो जमीन पे गिर रहे होते हैं। एल्डर डू सोच रहे होते अपने लोगों को बचाने के लिए मैंने अपना 100% दिया, अगर मुझे यहाँ पे मरना भी पड़ेगा ना तो मुझे अपनी मौत का कोई भी रिग्रेट नहीं है। तभी जो हमारा हान सेंग होता है वो दौड़ते हुए एल्डर डू को कैच कर लेता है। हान सेंग सोच रहा होता है पहले यान लेंग और अब एल्डर डू, ये दोनों ही लोग मेरी वजह से इतने इंजर्ड हो गए, मेरी वजह से बाबा मेरे ब्रदर की जान भी खतरे में आ रही है, यहाँ तक कि मेरा पूरा का पूरा सेट खतरे में है। आखिर सभी लोग बाबा हमारे वुड सेट को प्रयोग क्यों करते हैं? हम लोगों ने किसी का क्या ही बिगाड़ा है? ये लोग जिन्हें डिजर्व नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इन लोगों को मार के रहूंगा। वही हान सेंग का एविल फॉर्म बोल रहा होता है तुम इतनी कम पावर के साथ बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है कि तुम गुस्से में जाओगे तो तुम इस बंदे को हरा दोगे? पता है अगर चीटी गुस्सा हो जाए ना तो वो बस हाथी को कुछ जगह काट सकती है और कुछ नहीं कर सकती। चीटी ऐसी पावर के साथ में तुम हाथी को मारने के लिए जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। हान सेंग बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो? तभी जो एविल फॉर्म होता है अपने डोमेन को ओपन कर देता है। वो एविल फॉर्म बोल रहा होता है तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। ह्यूमंस तो बहुत ही घटिया होते हैं, मैं एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक नोबल डीमन हूँ, डीमन स्पिरिट क्लैन का प्रिंस हान सेंग। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारा इनर डीमन हूँ। हर इंसान के अंदर एक डीमन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो डीमन है ना वो एक नोबल प्रिंस है। तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो। मेरे साथ में हाथ मिला लो और इसके बदले में तुम्हें मिलेगी इन्फिनाइट पावर। इस वर्ल्ड में शायद ही कोई होगा ना जो कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। हान सेंग बोल रहा होता है इनर डीमन ऐसे ना कोई भी चीज नहीं होती, तुम मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक 100% ह्यूमन हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। एविल फॉर्म बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हारे ऊपर काबू किया था और तब तुम बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाए थे? हान सेंग सोच रहा होता है अच्छा इसका मतलब मुझे मेरी डीमन स्पिरिट ने कैद कर लिया था, इसी के प्रयास करने की वजह से मैंने भाई और एल्डर डू के ऊपर भी अटैक करा। डीमन स्पिरिट बोल रही होती है नॉर्मली जब लोगों के डीमन उनके सामने आते हैं ना तो वो ह्यूमंस ना कभी भी नहीं जग पाते, या फिर तो वो मारे जाते हैं या फिर तो वो डीमंस में जाते हैं। लास्ट टाइम में तुम्हारी बॉडी को काबू करने में ना मैं कामयाब रहा था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे दिल के अंदर ना एक अपने याद का हिस्सा छोड़ दिया था और इसी वजह से तुम अपनी बॉडी को ना फिर से हासिल कर पाए। अगर तुम्हारी मॉम की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं होती ना तो मैं बचपन में ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर काबू कर लेता। हान सेंग सोच रहा होता है तो अब मेरे को यहाँ पे सबको समझ में आ चुका है। लास्ट टाइम जो मैंने देखा था ना वो कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी में मेरी मॉम थी, क्योंकि मैं एक विच का बेटा हूँ। इसी वजह से स्टार्टिंग से ही ना मेरे अंदर एक डीमन है, पर मेरे अंदर के डीमन को सप्रेस करने के लिए मॉम ने ना अपनी एनर्जी को मेरे अंदर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बचपन से ये डीमन मेरी बॉडी के ऊपर काबू नहीं कर पाया। और जब ये मेरी बॉडी के ऊपर काबू भी कर लिया ना तब मेरी मॉम ने फिर से मेरी बॉडी के ऊपर काबू करने में मेरी हेल्प करी। इसका मतलब साथ में ना होने के बावजूद मॉम मेरे को बचपन से प्रोटेक्ट कर रही है। डीमन स्पिरिट बोल रही होती है एक बार ना दा वोयोंग को देखो, ये हेवर रियलम के 5th लेवल पे है, सच सच बताओ क्या तुम अपने करंट पावर के साथ में इसको हरा लोगे?
तुम यहाँ पे भले ही कितना ही क्यों ना घिस लो, लेकिन तुम उस बंदे को नहीं हरा सकते। हानशेंग बोल रहा होता है मैं एक प्राउड यंग मास्टर हूँ, मैं पक्का से जीत जाऊंगा। डीमन स्पिरिट बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ और तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम जीत ही सकते तो तुम्हारी वजह तुम्हारे लोग घायल क्यों हो रहे हैं? असल में इतनी कम पावर के साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हानसेंग सोच रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं सच में अपने लोगों को ना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वही डिवाइन स्पिरिट बोल रही होती है हाँ अपने ऊपर ना भरोसा खो दो और अपनी इस बॉडी का कंट्रोल मेरे को दे दो, फिर देखो मैं इन सभी को कैसे धूल चढ़ाता हूँ। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।